ये जो सीरीज है ये है कंप्लीट क्रिमिनल लॉ। ऑल्दो ये टारगेट मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये सबके काम आएगी। तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको शेयर करना। दिस इज क्रिमिनल लॉ बाय मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। पूरी जिंदगी कट गई मेरी एज अ क्रिमिनल लॉयर। तो एज अ क्रिमिनल लॉयर मैं जो कुछ भी जान पाया उसको जितना सिंप्लीफाई कर पाऊंगा इन 5 डेज में मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। डोंट मिस दिस फॉर 1 सेकेंड ऑल्सो। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। नाउ यूपीएससी के लिए ये क्यों जरूरी है? बिकॉज यूपीएससी बदल गया है। 2021 में उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे वो एग्जैक्टली पूछ लिए परोल और फरलो पर। ये परोल और फरलो कंप्लीटली क्रिमिनल लॉ है। ये पॉलिटी नहीं है, ये लक्ष्मीकांत वाला पॉलिटी नहीं है, ये कंप्लीटली क्रिमिनल लॉ है। फिर उसी साल एक और बार क्वेश्चन आ गया। इस टाइम आ गया जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, पुलिस कस्टडी क्या होती है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है कि नहीं लेनी होती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें लगा कि बात यहां पर खत्म हो जाएगी, बात खत्म तो हुई नहीं, बात बढ़ गई। 2026 में तो बिल्कुल ही बात अलग हो गई और 0 एफआईआर पे क्वेश्चन आ गया। 0 एफआईआर। 0 एफआईआर एक ऐसा इशू है जो कि एक क्रिमिनल लॉ पर से प्योर आउट एंड आउट क्रिमिनल लॉ है। लेकिन ये क्या तुम्हें आ सकता है? आने के लिए तुम्हें कोई होना चाहिए जो तुम्हें ये बात बता दे। सो वेट नॉट फॉर अ मोमेंट नाउ, फटाफट बैठ जाओ जहां पर है, एक कॉफी ले लो और पूरे के पूरे ये वीडियो देख लेना। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, तुम्हें एफआईआर और 0 एफआईआर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये वाली खबर देखी? An FIR has been registered against Khan sir at Patna police station under charges of attempt to murder and provisions of the Arms Act. FIR। ये खबर देखी? क्या तुमने जब ये खबर पढ़ी तो तुम्हें सारी टेक्निकलिटी समझ में आई कि ये FIR का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है? ये पटना पुलिस स्टेशन लिखना इतना जरूरी क्यों है? ये चार्जेस लिखने इतने जरूरी क्यों है? ये आर्म्स एक्ट लिखना क्यों जरूरी है? हर चीज का महत्व होता है, हर चीज इज इंपॉर्टेंट। ये चीज अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। केवल लॉ, केवल कानून की जो ताकत होती है वही वही तुम्हें ताकतवर बनाती है, वही तुम्हें मदद करती है। आज से शुरू करेंगे, अगले 5 दिन में छोटे छोटे 5 वीडियोस बनाऊंगा। एट द एंड ऑफ 5 डेज तुम लोगों को बेसिक क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से आ चुका होगा। तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई पुलिस वाला तुम्हें अननेसेसरली कोई बात नहीं बोल सकता जो कि लॉ के बियॉन्ड है। यू शुड नो दिस। ये बहुत जरूरी है कि तुम इस सीरीज को वॉच करो। अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो? ऑसम ऑफर है 19,999 या फिर 29,999। वो डिपेंड करता है कि तुम अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो या आइकॉनिक की। जब भी ज्वाइन करो प्लीज यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। ऑलवेज एंड एवरी टाइम तुम अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, यूज द कोड SIDLIVE। तुम मेरे कोर्स पर आ जाओगे, दैट इज लेक्सरेक्स। लेक्सरेक्स में पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन की हेडेक हमेशा के लिए खत्म। तुम मेरे कहने पर मत भरोसा करो, जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको ढूंढो और उनसे गवाही ले लो। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि यार क्या सॉलिड और क्या डेप्थ में पढ़ाया गया था। Make sure that you use the code SIDLIVE, SIDLIVE। So let's quickly get on to the business. Now जब आप क्रिमिनल लॉ की बात करते हो तो हम जिन लॉज को बात करते हैं वो है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 लॉज है जिनको हम बेसिकली क्रिमिनल लॉज की कैटेगरी में, एटलीस्ट जनरल क्रिमिनल लॉज में समझ सकते हैं। ये पहले लॉज ये नहीं हुआ करते थे। पहले भारतीय न्याय संहिता की जगह होता था इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जगह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 होता था। तो अब लेकिन 2023 में पार्लियामेंट ने फैसला किया कि उन सारे लॉज को हटा दिया जाए और उन लॉज की जगह उनको रिपील करके नए लॉज ला दिए गए। ये इरादा कुछ इस तरह से है कि इंडियनाइजेशन हो जाए ऑफ हमारे लॉज को। नाउ अगर तुम इन लॉज को पढ़ने की कोशिश करोगे और समझ पाओगे तो तुम क्रिमिनल लॉ समझ गए। सो ये है क्रिमिनल लॉज, ओके। तो अगर तुम इसको पढ़ लोगे, ये पूरी बुक है, ये सारे के सारे न्यू क्रिमिनल लॉज आए हुए थे, राइट। तो 2023 में
हमारे पास आ गया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अगर तुम ये लॉस पढ़ोगे, ओहो इसमें मेरे नोट्स आ रहे हैं बार बार बार, ओके, अगर तुम ये लॉस पढ़ गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ये लॉस पढ़ना इतना आसान थोड़ी ना होगा, बिकॉज ये आउट एंड आउट क्रिमिनल लॉ है। तुम कैसे समझोगे, इसमें लीगल लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारा इंटरकनेक्शन है। वरी नॉट, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। सो आई हैव गॉट यू कवर्ड। तुम्हें यहां पर जो समझना है वो समझ लेना, जो डिटेल में समझना उसके लिए मैं स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करता हूं अनअकैडमी पे, वो जो फ्री क्लासेस होती है, यू कैन ऑलवेज अटेंड ऑल ऑफ दैम। सो लेट्स क्विकली गेट डाउन टू द बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे FIR। FIR का फुल फॉर्म इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से पहले आप ये समझो इंफॉर्मेशन होती क्या है। हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है पुलिस को। अगर हमें ऐसा लगता है कि पुलिस ने तहकीकात करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पुलिस को जरूरत पड़ने पर किसी को अरेस्ट करने का तुम चाहते हो, तो उसके लिए तुम पुलिस को इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हो। जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है उसे इंफॉर्मेंट बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उसे कंप्लेनेंट भी बोला जा सकता है, जबकि टेक्निकली ये बात सही नहीं है। कंप्लेंट एक्चुअली टेक्निकली आप मजिस्ट्रेट को करते हो, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में इसको कंप्लेनेंट भी बोल लेते, चलो अभी के लिए मान भी लेते। वो हो गया इंफॉर्मेंट। अब ये इंफॉर्मेंट गया थाने। अब ना व्हेन आई से थाने, व्हेन आई से पुलिस, आई कैन ऑटोमेटिकली ऑल्सो मीन एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। ईडी भी जा सकते हो, CBI भी हो सकता है, NIA भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए इजी के लिए हम बोलते हैं ये पुलिस के पास गया। अब पुलिस के पास गया तो वो या तो वो ओरली बोलेगा हेलो, अरे साहब, या फोन पे बोलेगा मर्डर हो गया। क्या? हेलो मर्डर हो गया, हेलो मेरे सामने खून हो गया, हेलो मेरे सामने कोई मार रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन ही होगी, इससे बड़ी बात नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन ही है। लेकिन पुलिस में जब वो इंफॉर्मेशन जाती है तो पुलिस का फर्ज होता है उसको रिटर्न में कन्वर्ट करना। या तो तुम रिटर्न में दे दो या तुम ओरली दे दो, लेकिन फाइनली पुलिस उसको रिटर्न में कन्वर्ट कर देगी, वो इंफॉर्मेशन रिटर्न में कन्वर्ट होगी। तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो वहां पे बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करते होंगे, कभी कभी देखना, कभी जाके बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, डेली डायरी, जनरल डायरी, रोजनामचा जिसे बोला जाता है। जो भी तुम पुलिस को बोलते हो वो उसको लिखित में कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे तुम टेलीफोनिकली बोलो, चाहे इंटरनेट से बोलो, चाहे तुमने रिटर्न दिया हो, चाहे तुमने ओरली बोला हुआ है, अल्टीमेटली पुलिस उसको रिटर्न में कन्वर्ट कर देती है। ये बड़ी जरूरी बात है। अब जब तुम उसको इंफॉर्मेशन, पुलिस उसको कन्वर्ट कर देती है, तो पुलिस उस ऑफेंस को देखती है कि तुमने क्या बोला हुआ है। जो तुमने बोला हुआ है, क्या इट मेक्स आउट अ व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या वर्ड यूज किया पुलिस ने? क्या वर्ड यूज किया? कॉग्निजेबल ऑफेंस। वर्ड क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस टर्म को पकड़ लो, यही सारा खेल है। कॉग्निजेबल यानी कि वो जिस पर पुलिस संज्ञान ले सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। इन अदर वर्ड्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्चुअली डेफिनेशन इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस, एक ऐसा गुना जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, यानी कि बिना कोर्ट की परमिशन के। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो सपोज मैं पुलिस को इंफॉर्मेशन देता हूं, हेलो पुलिस, हेलो हेलो पुलिस साहब, साहब एक ना हमारे सामने गोलियां चल रही है। अब तुम खुद सोचो, इतना खतरनाक मैटर चल रहा है, तो क्या पहले पुलिस जाकर मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और बोलेगी साहब वहां पर गोलियां चल रही है, तो आप पहले वारंट दे दो, फिर हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम अरेस्ट करेंगे? नहीं। ऐसे ऑफेंस, जितने भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, उनको क्लासिफाई कर दिया गया है एज व्हाट आर कॉल्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये वो ऑफेंस है जिनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना किसी वारंट के। पुलिस को किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को खोलकर देख लोगे, वैसे मुझे नहीं लगता तुम्हें खास दिख रहा होगा, तो वहां पर पीछे लास्ट में एक शेड्यूल 1 लिखा हुआ है, जिसमें ऑफेंस का धारा लिखी हुई है, पनिशमेंट लिखी है, और यहां कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल लिखी हुई है। अब इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम सच में थोड़ा वकील बन रहे हो। बट वो कहां लिखा होगा? फर्स्ट शेड्यूल में। तो इसी को खोल के देख लेना, इसके पीछे फर्स्ट शेड्यूल लिखा होगा। फर्स्ट शेड्यूल में तुम अपनी उन दफाओं को चेक कर लेना।
आमतौर पे जितने भी ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, डेकॉइटी हो गया, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, ये सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। इसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के किसी ऑर्डर या वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि पुलिस एफआईआर केवल तब दर्ज करेगी, लिख लो, चिल्ला दो, दीवारों पे लिख लो, नेरोलैक पेंट लो, दीवारों पे लिख लो, पुलिस एफआईआर केवल तब दर्ज करेगी जब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन को एफआईआर में कन्वर्ट करेगी, जिसको हम बोलते हैं केस दर्ज हो जाना, केस रजिस्टर हो जाना, एफआईआर दर्ज हो जाना, पर्चा फट जाना, जितने मर्जी भाषाओं में बोल दो, नो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितना वाकिफ हो ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस। तो जो हम बोलते हैं कि जी केस दर्ज हो गया, केस रजिस्टर हो गया, एफआईआर रजिस्टर हो गया, वो केवल तब हो सकता है जब द पुलिस इज रीजनेबली सेटिस्फाइड कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और अगर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो तुमको पहले मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट करनी पड़ेगी, फिर वो अलग ही प्रोसीडिंग हो जाएगी, एंड देन एवरीथिंग विल स्टार्ट, वो सब वारंट आएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एफआईआर के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस होना जरूरी है। तो तुम रोते रहो रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट अक्यूज, करेक्ट, लेकिन दैट इंफॉर्मेशन शुड मेक आउट कि इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। बार 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 4 बार बोल चुके हो, मैं 4 बार बता चुका हूं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? अ कॉग्निजेबल ऑफेंस is an offense for which the police have the authority to arrest without a warrant and investigate without requiring a court order. लिख लो, काम की चीज है। कॉग्निजेबल, जो संज्ञेय लिया जाता है, जैसे संज्ञेय अपराध बोला जाता है, पुलिस को किसी भी मजिस्ट्रेट के किसी ऑर्डर, किसी वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो एफआईआर लिखो, एफआईआर के बाजू में लिखो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये बड़ा जरूरी है। सो एफआईआर हो जाती है। नाउ फिर से एक बार खान सर की इस कंप्लेंट को देख लेते। तो यहां पर लिखा हुआ किसी ने जरूर कंप्लेंट की, किसी ने जरूर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, और उस इंफॉर्मेशन के बिना पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई अगेंस्ट खान सर। लिखा क्या है? एट पटना पुलिस स्टेशन। हां, पटना में एक पुलिस स्टेशन है, कदम कुआं। कदम कुआं पुलिस स्टेशन में ये रजिस्टर हुआ होगा। सर क्यों हुआ है कदम कुआं में? जरूर, मैं तो गया नहीं, राइट, लेकिन जरूर उस थाने के क्षेत्राधिकार में, उस थाने के क्षेत्राधिकार में, उस थाने की जुरिस्डिक्शन में ये इवेंट हुए होंगे, ऐसा अलेज किया गया होगा कि उसी थाने में ये हुआ है। नाउ दिस मेक्स फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड इज जुरिस्डिक्शन। वर्ड क्या है? जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार। कोशिश करना, वैसे भगवान ना करे तुम्हारे ऊपर कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन कोशिश करना कि तुम ना किसी थाने में गए और वो थाने में बोलेगे साहब मेरे ना, मुझे थप्पड़ मारा किसी ने, मुझे धमकी दी किसी ने, इधर। बोले किधर? इधर। बोले तेरे को ये दिख रहा है? केवल इतना एरिया हमारे पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आता है। तेरे को इधर गोली मारी है ना, बाहर है ना, तो उस थाने की जुरिस्डिक्शन में जा। इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जुरिस्डिक्शन को। नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इन अ वेरी सैड केस। एक बहुत ही सैड केस हुआ, और वो सैड केस था द सैड केस ऑफ निर्भया। और निर्भया केस में हुआ ये कि निर्भया को अगवा कर लिया गया, और निर्भया और एक और जो उनके मित्र थे, उनको एक चलती बस के अंदर एक बहुत ही हीनस ऑफेंस फेस करना पड़ा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ चलती बस का मतलब क्या हो गया? चलती बस का मतलब यह हो गया कि अगर यहां से गुनाह स्टार्ट हुआ तो वो पहले इस वाले थाने के, इस वाले पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में था, फिर बस आगे चली गई, फिर वो शायद किसी और पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आई, फिर बस और आगे चल दी गई, इसी तरह से वो चलती हुई बस में गुनाह हुआ। तो कौन सा थाना
उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन सा थाना उसका एफआईआर दर्ज करेगा, ये अपने आप में एक टेक्निकल इशू हो गया। तो तब सोचा गया, अरे ये क्षेत्राधिकार, ये ज्यूरिसडिक्शन के कॉन्सेप्ट में तो न्याय रुक जाएगा, एफआईआर ही नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? तो एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया, एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट की गई, जिसे बोला गया जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है? जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी पुलिस स्टेशन में, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी पुलिस स्टेशन में रिगार्डलेस ऑफ उसकी जुरिस्डिक्शन, वर्ड सुनो, जीरो एफआईआर का मतलब है कि किसी भी थाने में अभी के लिए एफआईआर दर्ज हो जाए, मुझे पता ही नहीं है, पुलिस स्टेशन वाले को पता ही नहीं है कि वहां पर ही हुआ है, लेकिन वो ये बात बोल दे कि जी गुनाह हुआ है, इंफॉर्मेशन आ गई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे थाने में है कि साथ वाले के थाने में है कि 4 थाने छोड़कर है, लेकिन पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर। इस तरह के एफआईआर को, जिसमें ऑफेंस कॉग्निजेबल ही होता है, सुनो बाकी सब सेम है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन की परवाह किए बिना जीरो एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो वो जो एफआईआर होता है, उस एफआईआर को बाद में, अगर बाद में पता चले जी नहीं नहीं नहीं, ये पुलिस स्टेशन नंबर 1 में रजिस्टर्ड तो हो गया है, लेकिन एक्चुअली मामला पुलिस स्टेशन नंबर 2 का है, तो उसको बाद में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अभी के लिए ये रजिस्टर कर दिया जाए। तो ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्भया केस, बिकॉज हमें तो न्याय देना है ना। सो व्हाट इज इट? यहां पे लिखा हुआ है, आमतौर पे यहां पे लिखा है, पुलिस स्टेशन विद इन हुज लिमिट्स द जुरिस्डिक्शनल कोर्ट रिगार्डिंग द ऑफेंस लाइज शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस। फिर से चलते खान सर के वहां, जरूर वहां पर कदम कुआं में के पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वहां पर एफआईआर हो गया, बट इट डज नॉट मीन कि हम कहीं और एफआईआर होते हुए नहीं देख सकते, हो सकता है, लेकिन उस केस में उसी ज्यूरिसडिक्शन में डाल दिया गया है। लेकिन अगर ना भी होता तो जीरो एफआईआर दर्ज किया जा सकता था, कोई मनाही नहीं है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़ो, और जीरो एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड इन एनी police station where information about a cognizable offense is received, irrespective of whether it has territorial jurisdiction or not. इतनी इंग्लिश सिंपल सबको आनी चाहिए अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो। 3 कीवर्ड्स, एनी पुलिस स्टेशन, एक और कीवर्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनी कीवर्ड, थर्ड कीवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, किसी भी थाने में डाल दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। ये जीरो एफआईआर क्यों जरूरी है? ताकि स्पीडी काम हो सके, वरना यही घूमते रह जाओगे कि कौन सा थाना कौन सा थाना कौन सा थाना, और उस कहानी में सारी की सारी चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि तहकीकात करते करते शुरू में ही सब कुछ होता है, गोल्डन आवर होता है इन्वेस्टिगेशन में। बॉलीवुड में अलग होता है, बॉलीवुड में क्या होता है ना, जो भी जिसने भी गुनाह किया होता है ना, जैसे डायरेक्टर का कैमरा उसकी तरफ पैन करता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जाता है, दुनिया बोलती है भाई यही है क्रिमिनल, इसी ने किया होगा। लेकिन हकीकत में, रियल वर्ल्ड में, इफ यू स्मेल द ग्रास, ऐसे नहीं होता। पुलिस को नीडल इन अ हेस्टैक, घास के भूसे में से नीडल निकालने, सुई निकालने जैसा हालत हो जाती है। इसलिए जो शुरू में काम हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, वो बड़ा मैटर करती है, वरना सारे सबूत गवाह गायब हो जाते हैं। सो द पॉइंट यहां पर यह है, इसी चीज को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया इन 2012 निर्भया केस में। प्रोविजन ऑफ जीरो एफआईआर केम अप एज अ रिकमेंडेशन इन द जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट इन द न्यू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013। तो ये निर्भया केस के तुरंत बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। 2013 में ये प्रोविजन सजेस्ट हुआ, हमने प्रैक्टिस में स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, ध्यान से देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि 2023 में पास हुआ, इसको लॉ में डाल दिया गया।
यस, अब ये एग्जैक्ट लॉ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट लॉ है। A zero FIR can be registered in any police station where information about a cognizable offense is received. ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एग्जैक्टली डाल दिया गया इन सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको एग्जैक्ट डाल दिया गया। तो अगर मैं सेक्शन 173 पढ़ूंगा, तुम यहां पर देखो, मैं बुक में से पढ़ लेता हूं। Every information relating to commission of a cognizable offense, irrespective of the area where the offense is committed, को ओरली भी दिया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है। ओरली भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। तो ये आप बार बार क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ये 3 वर्ड्स रटने जरूरी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, इसे ओरली भी दिया जा सकता है, इसे राइटिंग में भी दिया जा सकता है। मैं सेक्शन 173 पढ़ रहा हूं, अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूं। ओरली भी दिया जा सकता है, राइटिंग भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है। पढ़ लो सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 एग्जैक्टली। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओरली भी दिया जा सकता है, राइटिंग से भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी दिया जा सकता है। वेरी गुड सर। 173 में ही सब क्लॉज 3 पढ़ लो, 2 सेक्शन आगे पढ़ लो। 173 सब क्लॉज 3 बोलता है कि अगर 3 से 7 साल का सजा वाला गुना है, कौन सा? 3 to 7 years वाला गुना है, which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, officers in the charge of police station, prior permission of a senior officer, deputy superintendent of police, वो होने के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, प्राथमिक जांच कर सकते हैं। 3 से 7 साल की सजा वाले को प्राथमिक जांच कर सकते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा हूं सेक्शन 173 सब क्लॉज 3। तो हमें 3 चीजें याद रखनी है। क्या बोला? कॉग्निजेबल ऑफेंस याद आ रहा है, दिखा। उसी सेक्शन में हमें दिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, यस। प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी हो सकता है सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 में। ओरली भी दिया जा सकता है, राइटिंग में भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इतना याद कर सकते हो? अरे बाबा, इतना याद कर सकते हो? इतनी तेज बुद्धि है या नहीं है? 3 पॉइंट्स याद रखो। कॉग्निजेबल ऑफेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ओरली भी, राइटिंग भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी। अगर तुम्हें ये 3 लाइन याद आ गए तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जो 2026 में लोगों ने बिना बात पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार 0 FIR के बारे में क्वेश्चन है। पहला है, अ 0 FIR कैन बी लॉज्ड एट अ पुलिस स्टेशन even though the place of commission of a cognizable or non-cognizable offense is outside the territorial jurisdiction। बाबा, नॉन कॉग्निजेबल नहीं है, इट इज कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। वेरी गुड। तीसरी स्टेटमेंट, अंडर 0 FIR इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इंफॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। क्या केवल इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाता है? नहीं सर, ओरली भी दे सकते हो, राइटिंग भी दे सकते हो और रिटन भी दे सकते हो। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। एक सेकेंड के लिए अगर हम ये सोचे, एक गलत है और 3 गलत है, तो ए चॉइस को एलिमिनेट किया जा सकता है, बी चॉइस को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, सी चॉइस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर ऐसे भी डी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें डी ऐसे भी समझ में आ जाए। यहां लिखा है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर अ 0 FIR हैज बीन लॉज्ड मे विद द परमिशन ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनिशिएट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। 3 से 7 साल के केस में ये
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। यहां पर लॉज्ड वर्ड यूज किया गया है, रजिस्टर्ड वर्ड नहीं यूज किया गया है। लॉज्ड है, कंप्लेंट लॉज्ड होती है, इंफॉर्मेशन लॉज्ड होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। तो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे सर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद थोड़ा ना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होती है। कोई नहीं बोल रहा, यहां पर लिखा है इट इज लॉज्ड, ऑलराइट। 0 एफआईआर को लॉन्च किया गया है और 3 से साल, क्योंकि यहां पर मे लिखा हुआ है। ये आंसर एकदम सही है। तुम्हें लैंग्वेज में कुछ मर्जी लगे, लेकिन हकीकत है। वैसे भी एलिमिनेशन से आंसर हो जाता। सो फर्स्ट रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, सेकंड राइट है। आंसर इज 100% डी। और वही मैं चिल्ला रहा था, वही मैंने बोला। लेकिन नौसिखिए लोग जिन्होंने क्रिमिनल लॉ को कभी देखा भी नहीं है, वो जाते हैं यूट्यूब पर और चिल्ला चिल्ली करने लग जाते हैं। दे डोंट नो वन फर्स्ट लाइन अबाउट क्रिमिनल लॉ, लेकिन बोलने पर आ जाते हैं। दैट इज नॉट हाउ यू स्टडी फॉर एन एग्जाम। और ये बात 0 एफआईआर लोग बोलते हैं कि बहुत टफ था। ये मैंने 2024 में जब मणिपुर वाले में इवेंट्स हो रहे थे, उस टाइम पर मैंने ट्विटर पे भी यूट्यूब पर भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन डाला था, रिलेटेड टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ये 2024 है। एक बार कैमरा जूम करो, वीडियो पॉज करो और जूम करके देख लो, 2024। तो ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये ट्विटर है। एनीवेज, आज हो गया हमारा एफआईआर, आज हो गया हमारा 0 एफआईआर। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया व्हाट इज एफआईआर, व्हाट इज 0 एफआईआर, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, कब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। हम कल पढ़ेंगे बेल के बारे में और अरेस्ट के बारे में। लेट अस क्विकली 5 दिन में 5 सेशंस खत्म करेंगे। डोंट मिस दिस। इसी तरह से प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं और इसी तरह से तुम चैंपियन बनते हो। अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो, always use the code SIDLIVE, SIDLIVE. I'll be happy to teach you. Don't miss tomorrow's session also. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.